हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर के जो आपका 21 और 22 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी, उस बारे में भी बात की जाएगी, और सेफ अटेम्प्ट कितना था, ठीक है, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक चीज़ और बता दूं आपको, जो आपका 16 और आपका जो 17 तारीख, यानी कि 16 और 17 अप्रैल का जो एग्ज़ाम था, उसके भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर से देख सकते हो। देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो आपकी कितनी रहने वाली है। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो 4 दिन, यानी कि आपका 16, 17 और आपका 21 और आपका 22, ठीक है, 4 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है। और इनमें ही प्रत्येक डे में आपकी जो शिफ्ट रही थी वो 3-3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। जो एग्ज़ाम की जो शिफ्ट थी आपकी वो 3-3 शिफ्ट, यानी कि एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट थी, और 4 दिन में देख लीजिए आप, तो 4 दिन में आपकी हो गई 12 शिफ्ट, ठीक है। 12 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, और जाहिर सी बात है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा ही होगा, वरना क्योंकि कुछ शिफ्ट में आपने देखा था, क्योंकि हमने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कंपाइल किए थे उस शिफ्ट में, तो लेवल आपका इजी टू मॉडरेट भी था, ठीक है। और कुछ शिफ्ट में आपका जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई लेवल तक भी गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो 200 नंबर में से आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि लेवल थोड़ा एक तरीके से हम अगर ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट टू हाई बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, जिनका स्कोर, ठीक है, जिन्होंने 200 में से, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, तो अगर 200 में से उन्होंने 140 से 145 तक उनका राइट है, ठीक है। अगर 140 145 में से 140 145 उनका राइट है, तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। बल्कि आपकी कट ऑफ इतनी तो नहीं जाएगी आपकी, अगर 140 या 145 अटैम्प्ट अच्छा हो रहा है, और उसमें से आपके अगर माइनस करके थोड़ा बहुत, अगर उसमें से आपके 130 या 135 भी आ जाते हैं, तो आप सेफ जोन में हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर हम ओबीसी की बात करें, अगर आपके 130 से 135 तक अटेम्प्ट हुए, ठीक है, और इसमें माइनस कट फट के अगर आपके आ रहे हैं 125 से 130 के बीच में, ठीक है, तो आप भी सेफ जोन में हो। अगर एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी वालों के अगर 120 से 125 नंबर अगर क्वेश्चंस राइट हैं, ठीक है, तो वो भी आपका सेफ जोन में मानना, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है वैकेंसी बहुत कम है, 80 से 83 85 समथिंग वैकेंसी है, तो कट ऑफ इसमें हाई ही जाएगा, ठीक है। तो अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो सेफ अटेम्प्ट में जैसे मैंने बताया आपको, जनरल का आपका 140 से 145, और ओबीसी का 130 से 135, और एससी का था 125 से 130। ये आपका अटेम्प्ट अगर जिसने किया है अच्छे से, इसमें 95% अगर एक्यूरेसी के साथ अगर किया है, तो उसका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने कंपाइल किए हैं, उन्हें देख लेते हैं किस प्रकार आपके क्वेश्चंस जो है 21 और 22 तारीख को पूछे गए थे। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न 2 यूनिट में था आपका। फर्स्ट यूनिट में आपके जीके और इंग्लिश और हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इनसे आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। ये यूनिट के हिसाब से आए थे। 20 क्वेश्चंस पहले आपके खुले थे, जैसे जीके के 20 क्वेश्चन खुले थे, वो 20 क्वेश्चन आपको पूरे करके सबमिट करना था। ऐसे ही आपको इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में और रीजनिंग में, ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन खुले। आपके 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए, उसको सबमिट किया, तब आपको नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट में जा सकते थे।
इसी प्रकार जब आपके यूनिट सेकंड खुली तो यूनिट सेकंड में भी आपका जो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर से आपके जो 100 क्वेश्चन आने थे वो भी आपके यूनिट वाइज कैटेगराइज किए गए थे, डिसिप्लिन 1 2 3 4 5। इसमें भी आपके अगर 20 क्वेश्चन किए तो तब आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब उसमें डिसिप्लिन सेकंड में जा पाओगे आप। तो ऐसे ही इसमें भी दिया गया था, ठीक है। अगर आपने एक पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि डिसिप्लिन 1 2 3 4 5 ऐसे करके आए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार जो है आपके पूछे गए थे। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया था, आपकी डेफिनेशन पूछी गई थी, मेट्रोलॉजी की डेफिनेशंस क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट था आपका लीफ कलर चार्ट पूछा गया था। लीफ कलर चार्ट प्राइमरीली डेवलप्ड बाय द जो आपकी IRRI है, ठीक है, इसने डेवलप किया था। ये इसमें ईयर पूछा गया था आपका 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट था आपका इकोनॉमिक्स वर्ड जो है किस भाषा से लिया गया है, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और मेन फंक्शन पूछ लिया था, जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए जो जाइलम होता है वो सोयल से न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुंचाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ लिया था आपका साइंटिफिक नेम ऑफ गाजर घास। जो आपका गाजर घास होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है आपका पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस, ठीक है। और नेक्स्ट एक वैरायटी पूछी गई थी पूसा सौम्या, ये वैरायटी है आपकी ऑनियन की वैरायटी, ठीक है। उसमें ऑप्शन जैसे दिए गए थे आपके ओकरा दिया गया था, ऑनियन दिया गया था, और आपका रेडिश दिया गया था, और आपका कैरेट दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा गया था IIFSR, ये कहाँ पे है, ये आपका मोदीपुरम मेरठ में। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ठीक है। ये मोदीपुरम मेरठ में एस्टेब्लिश है। और नेक्स्ट आपका इन रेस्पिरेशन सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन। देखिए जो आपकी श्वसन क्रिया होती है तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, C3 में होती है या C4 में या आपके ग्लाइकोलाइसिस में, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट आपका साइंटिफिक नेम पूछ रखा था कॉफी रेस्ट का, तो इस ये होता है आपका हिमेलिया वेस्टेटिक्स, ठीक है। और एक रेडेक्स रिडॉक्स अभिक्रिया से क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें पूछ रखा था जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है इसमें कौन से जो पोषक तत्व होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट जो है अपना आयंस खोते हैं और कौन से एक्सेप्ट करते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जो इसमें सोडियम आयंस होते हैं वो अपना एक आयंस खो देते हैं, और जो क्लोरीन आयंस होते हैं, ठीक है, जो क्लोरीन होते हैं वो अपना एक आयंस एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें यानी कि दोनों तरफ से आयनों को ऑक्सीकृत और अपचीकृत की जो क्रिया होती है, ठीक है, ऑक्सीकृत और क्रिया होती है उसको ही बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं इसमें एक साथ होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएगा भी और इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेप्ट भी होगा। एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को खोता है उसको ऑक्सीकृत होता है बोलते हैं, और वह जो दूसरे पदार्थों को इलेक्ट्रॉन को देने की अनुमति देता है उसे अपचयित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके जैसा ये पूछा गया था आपका नाइट्रोजन परसेंटेज पूछी गई थी इसमें DAP में। तो DAP में दो पोषक तत्व पाए जाते हैं आपके, एक तो आपका नाइट्रोजन इसमें 18% होती है और फॉस्फोरस में होती है आपकी 46%। और नेक्स्ट पूछ रहा था कि पार्टिकल साइज क्या होता है। जो विंड इरोजन होती है उसमें आपके तीन तरीके के वो होते हैं, सरफेस क्रीप होता है, साल्टेशन होता है, ठीक है, और एक होता है आपका साल्टेशन सरफेस क्रीप, और एक एक और होता है। तो इसमें साल्टेशन का पूछा गया था। साल्टेशन के पार्टिकल साइज का पार्टिकल का जो साइज होता है, तो पार्टिकल का साइज रहता है 0.1 से 0.5 mm, ठीक है। और एक पूछा था आपका प्लांट खाना किस, हाँ, प्लांट जो होते हैं आपके पौधे वो खाना किस पार्ट में स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका फ्लोएम। और एक डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेट का रेशो पूछ लिया था, ये इसका रेशो होता है 15:1। और नेक्स्ट पूछा था आपका हेक्सागोनल मेथड में जो आपका ऑर्चर्ड प्लांटिंग मेथड होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका स्क्वायर मेथड से कितने गुना प्लांट जो है अधिक लगा सकते हैं आपके जो आपका हेक्सागोनल मेथड होता है, ठीक है।
तो इसमें आपका 15% एक्स्ट्रा प्लांट लगते हैं, तो उसका राइट आंसर था। और नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल में जब आपकी क्लोरोफिल फिक्सेशन होता है तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट जो है आपका लाभदायक होता है, तो इसमें होता है आपका मैग्नीशियम। और सिट्रस कैंकर डिजीज में पूछा था किसके कारण होता है, ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। और एक पूछा था आपका जो इरी सिल्कवॉर्म होती है वो किस प्लांट पर फीड करती है, वो करती है आपका कास्टर, यानी कि जो आपकी अरंडी अरंडी की क्रॉप होती है, ठीक है, अरंडी का प्लांट होता है उस पर ही फीड करती है जो आपकी इरी सिल्क, ठीक है। और एक रिले क्रॉपिंग से क्वेश्चन था, एक पैटर्न दिया गया था, ठीक है, उसमें गेहूं धान कुछ एक करके और मक्का और आलू करके दिया गया था, एक पैटर्न दिया गया था, रिले क्रॉपिंग से भी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था आपका रबी सीजन जो माइज होती है, मक्का होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, तो रबी सीजन की जो मक्का होती है वो सबसे ज़्यादा बिहार में उगाई जाती है, ठीक है। और एक था व्हेन एपीपी इज डिक्रीज, अगर एपीपी जो है डिक्रीज होती है तो एमपीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एमपीपी इसमें मोर देन वन होएगी, ठीक है, अगर एपीपी डिक्रीज होती है तो मोर देन वन इसकी एमपीपी हो जाएगी। तो और एक था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रेंट्स, कुछ न्यूट्रेंट्स दिए गए थे, जोड़े दिए गए थे, तो उनमें से माइक्रो न्यूट्रेंट्स को छांटना था कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं। और माउथ पार्ट पूछा गया था कि जो बटरफ्लाई होती है इसमें माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें साइफनिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। और नेक्स्ट पूछा गया था आपका टैग कलर फाउंडेशन सीट का, तो फाउंडेशन सीट की बात करें तो इसमें व्हाइट कलर का टैग होता है, ठीक है। और अगर सर्टिफाइड की बात करें तो सर्टिफाइड में आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का। और फाउंडेशन में आपका आपका होता है व्हाइट कलर का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका CO2 परसेंटेज पूछा था सॉइल में कितना होता है, तो ये 0.3% होता है। और प्री क्वेश्चन पूछा था बोरॉन का, तो इसमें टर्मलिन होता है, ठीक है। और बारिश के टाइम में जो सॉइल में स्मेल आती है वो एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है, बट इसमें एल्कलॉइड पूछ लिया था कि एल्कलॉइड कौन सा होता है जिसके कारण आती है, तो वो होता है आपका जियोस्मिन जो सॉइल्स में रहता है, ठीक है, जियोस्मिन। और एक पूछा था आपका स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपका OAA, यानी कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। अगर C3 की बात करें तो C3 में जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका PGA यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये होता है C3 में। और आपका C4 में होता है OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और नेक्स्ट आपका पोलिनेशन ड्यू टू इंसेक्ट, इनके जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। और नेक्स्ट आपका इंटरविनल क्लोरोसिस इन न्यू लीफ ड्यू टू विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, जो नई पत्तियां होती है प्लांट की तो उनमें इंटरविनल क्लोरोसिस हो जाती है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, तो वो होती है आपकी आयरन की कमी से। और नेक्स्ट आपका सोयल प्रोफाइल में रिगोलिथ कौन कौन से ओरिजिन से बनता है, तो ये बनता है आपका A, B और C ओरिजिन से। अगर यहीं पे सोलम की बात करें तो सोलम बनता है आपका A और बीच में E आ जाता है और प्लस B, ठीक है। वैसे तो A B से बनता है पर E बीच में आ जाता है जो एलिवेशन होता है, तो A E B अगर ऑप्शन में है तो ये भी आंसर सही है, अगर A प्लस B ओरिजिन है तो ये भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका विच क्ले कंटेंट रेशो, देखिए इसमें ये रेशो पूछ लिया था कि कौन सी क्ले का जो रेशो होता है 1:1 होता है, तो इसका राइट आंसर था आपका क्योलिन, ठीक है। और हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस में होती है, ये होती है आपकी ह्यूमस में। और यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन वाज गिवन, ये किसने दी थी, तो ये दी थी विस्मर एंड स्मिथ के द्वारा। और बास्ट फाइबर क्रॉप पूछ लिया था कि बास्ट फाइबर क्रॉप कौन सी है, तो ये जूट होती है। बास्ट फाइबर का मतलब होता है जिसके तने से रेशा निकाला जाता है, उसको बोलते हैं बास्ट फाइबर। और नेक्स्ट आपका विच न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल रेगुलेशन, तो कौन सा जो न्यूट्रिएंट स्टोमेटा के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका पोटास।
नेक्स्ट थे आपके जैसे टीएसएस परसेंटेज पूछ लिया था आपका, आरटीएस में कितना होता है। तो आरटीएस की बात करें तो टीएसएस परसेंट आरटीएस में आपका 10% होता है। और इसमें जेम और जेली में भी टीएसएस जैसे आपके 16 और 17 तारीख में पूछा गया था। जैसे जेली में आपका 65 होता है, ठीक है, 65%। और जेम में होता है आपका 68%, ठीक है। टीएसएस ये भी, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ रहा था लगातार आपके, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा था कि डायमंड बैक मौत इम्पोर्टेंट फेस्ट ऑफ द विच फैमिली, किस फैमिली का इम्पोर्टेंट फेस्ट है। ये आपका तुलसी फेरी का फेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट फेस्ट है, ठीक है। और आपका उजी फ्लाई पूछ लिया था कि उजी फ्लाई मेजर पेस्ट ऑफ सिल्कवॉर्म, इट वाज फर्स्ट नोटिस, यानी कि मेजर पेस्ट है सिल्कवॉर्म का, बट ये नोटिस कहाँ किया था फर्स्ट बार, ये किया था आपका जापान में, जो उजी फ्लाई है। और प्रोटेंड्री फाउंड इन विच क्रॉप, देखिए प्रोटेंड्री किस क्रॉप में देखी गई है, ये आपकी देखी गई थी सबसे पहले मेज में। देखिए प्रोटेंड्री होता क्या है, इसमें जो मेल पोर्शन होता है, यानी कि पार्ट, एक प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो जैसे जो भुट्टे वाला पार्ट होता है वो तो फीमेल वाला पार्ट होता है, और जो ऊपर जो झंडा सा लगा रहता है, ठीक है, ठीक है, झंडा जिसको टैसल बोलते हो आप, तो वो होता है मेल पार्ट। तो इसमें जो टैसल है वो सबसे पहले मैच्योर हो जाता है, अदर देन आपके जो भुट्टे वाला पार्ट है फीमेल पार्ट के, तो उसी को बोलते हैं प्रोटेंडल, जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है। और इसके बाद था आपका इन सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस विच फेज, देखिए जो सेल साइकिल होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है, इसमें जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो किस फेज में होता है, तो वो होता है आपका इंटरफेज में। और इंटरफेज के भी आपकी एम फेज में होता है डीएनए का सिंथेसिस। और इसके बाद था आपका एरोबिक कंपोस्ट मेथड कौन सा होता है। देखिए एरोबिक की बात करें तो इंडोर मेथड ये आपका एरोबिक है, और एन एरोबिक की बात करें तो जो आपका बेंगलोर मेथड है, बेंगलोर मेथड है, ठीक है, बेंगलोर कंपोस्ट मेथड, वो आपका कैसा मेथड है, एन एरोबिक, ठीक है, एन एरोबिक मेथड। और इसमें आपका ईएसपी पूछी गई थी, सैलाइन सॉइल की ईएसपी कितनी होती है, ये लेस देन 15 होती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड फाउंड इन गुजरात, देखिए कौन सी कैटल ब्रीड गुजरात में पाई जाती है, जो आपकी गिर गिर गाय है वो गुजरात के ही आपका इसका स्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये पाई जाती है। और फैमिली पूछी थी सफ़ेद मछली की, तो ये होती है लिलिएसी फैमिली। और ल्यूटीन किस फ्लावर से निकाला जाता है, ये पूछ लिया था, ये मिलता है आपका मैरीगोल्ड से। और जो आपकी लखनऊ 49 वैरायटी है वो किसके द्वारा, किस संस्थान के द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये की गई थी आपकी जो CISH, जो आपका लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये इसके द्वारा जो है विकसित की गई थी। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछ ली थी कि एक ये क्रॉपिंग पैटर्न दे दिया था, इसमें राइस, व्हीट और मेज, शुगर केन और मसूर, इसमें पूछ लिया था कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसकी कितनी है। तो उसका राइट आंसर था, ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 133, 166, 150 और 200%। तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका 166%। और नेक्स्ट था आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी, आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1975 में। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन था आपका शायद, हाँ, आरआरबी से रिलेटेड नहीं, आरबीआई से रिलेटेड था, ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड था कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। और एक क्वेश्चन और था कि आपका जो सबसे ज़्यादा मतलब किसानों को वो देता है, ऋण वगैरह देता है, तो उसमें ऑप्शन थे जैसे आरबीआई था, और आरआरबी था, आरआरबी, और एक नाबार्ड था, और एक एसबीआई था, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा क्वेश्चन भी था आपका। तो सबसे ज़्यादा जो ऋण देते हैं वो आरआरबी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार जितने क्वेश्चंस
मिल पाए मेमोरी वेस्ट उतने हमने कंपाइल किए गए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपका बताने का मोटिव यही था कि आपके जो DSSB क्वेश्चंस का लेवल इस बार पूछा है, ठीक है। तो पिछली बार का अगर पेपर देखें तो उसके हिसाब से इस बार जो आपके क्वेश्चंस का लेवल था वो काफ़ी आपका टफ तो नहीं कह सकते बट मॉडरेट टू हाई था इस बार, ठीक है। मॉडरेट टू हाई आपका लेवल था, तो उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ भी आपकी नीचे जाएगी। तो पिछली बार अगर बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ थी समथिंग समथिंग 125 के समथिंग थी, ठीक है। तो मैंने तो अभी आपको ज़्यादा ही बताई है, 140 के समथिंग बताई थी, बट इससे नीचे भी जा सकती है आपकी, ठीक है। क्योंकि मैं तो उस हिसाब से बताई थी, क्योंकि आपका 4 दिन पेपर पिछली बार नहीं हुआ था, पिछली बार आपका 2 ही दिन पेपर हो गया था, ठीक है। तो अगर इस बार 4 दिन पेपर हुआ तो उस हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ भी बताई है, ठीक है। तो ये आपकी जितने भी क्वेश्चंस थे ये आप अच्छे से आप रीड आउट कर लीजिएगा। आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम रहेगा, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या कोई भी एग्जाम रहेगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हेल्पफुल आपका रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करो यार। जल्दी से जल्दी 1000 कंप्लीट होने वाले हैं, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करा दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।